हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सामाजिक जीवन में। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग जानेंगे यमन राज्य, इसमें हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण वंशों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मौर्योत्तर काल के वंशों को विस्तार से। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों में अगर क्रम देखा जाए तो हिंदू, यूनानी, इसके बाद शक, पल्लव, कुषाण। हिंदू यूनानी शासक डेमेट्रियस 190 ईसा पूर्व भारत पर सबसे पहले आक्रमण करता है और अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बड़े भाग पर इसने अधिकार कर लिया। हिंदू यूनानी शासकों में अगर सबसे अधिक विख्यात के बारे में बात किया जाए तो वो तो मीनांडर जो है 165 से लेकर 145 ईसा पूर्व के बीच बहुत अधिक विख्यात हुआ। इसका राजधानी साकल था, जो कि आधुनिक काल में भी सियालकोट है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मीनांडर ने नागसेन यानी कि नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय हिंदू यूनानी शासक को ही जाता है। आइए बात करते हैं शक वंश के बारे में, जानते हैं। मध्य एशिया की सिथियन जाति को वहां की यूची जाति ने 165 ईसा पूर्व में पराजित कर दिया, खदेड़ दिया और वहीं सिथियन भारत आकर बसे और शक कहलाए। तो इस तरह से पहले हिंदू यूनानी, इसके बाद शक भारत पर आक्रमण करता है। शकों की दो शाखाएं भारत में आपस में बढ़ गई, जो कि एक तक्षशिला व मथुरा के उत्तरी क्षत्रप और दूसरा महाराष्ट्र व उज्जैन के पश्चिमी क्षत्रप। शक शासक नहपान को सातवाहन शासक गोमती पुत्र सतकर्णी ने पराजित किया था। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक अस्थायी राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से भारत में विक्रमादित्य की उपाधि लोकप्रिय हो गया। बाद में बहुत सारे शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, जिसकी संख्या भारत में 14 राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। शक शासक रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को पराजित किया। शक शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। तो भारत में यमन राज्य का क्रमांक हिंदू यूनानी, इसके बाद शक, इसके बाद पल्लव के बाद कुषाण वंश का शासन भारत में आता है। इसका विस्तार से हम चर्चा करेंगे कुषाण वंशों के बारे में। कुजुल कटविशेष ये जो था कुषाण वंश के संस्थापक था। कुषाण वंश चीन की प्राचीन जाति यूची की शाखा थी। यह उत्तर मध्य एशिया के खानाबदोश थे। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कनिष्क जो है राजधानी इसकी पुरुषपुर थी, वर्तमान में पेशावर है। अभी कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया, जो कि शक संवत कहलाया। एक स्पेशल वीडियो आएगा मेरा, जिसमें सभी संवत के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा। शक संवत, जिसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन, कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। कनिष्क का साम्राज्य के बारे में बात करें तो पूर्व में पाटलिपुत्र और पश्चिम में बैक्टेरिया तथा उत्तर में खतान तक विकसित था। साथ ही साथ प्रसिद्ध रेशम मार्ग कुषाण के शासनकाल के अंतर्गत ही आता था। कुषाण वंश के महान राजा कनिष्क, जो कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई और कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव था। वीडियो आगे बढ़ाएंगे, इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं। कनिष्क का राजवैद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। साथ ही साथ वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षक भी कनिष्क दरबार के विभूति थे। अगर हम बात करें मूर्ति पूजा की, तो मूर्ति पूजा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में ही शुरू हुआ था। आइए बात करते हैं मौर्योत्तर काल में कला एवं संस्कृति की। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मूर्ति कला की गंधार शैली यूनानी प्रभाव से युक्त थी। इस शैली में बुद्ध की मूर्तियों की प्रधानता थी। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। मूर्ति कला की शैली के बारे में बात करें तो गंधार शैली जो था वो उत्तर पश्चिम में प्रचलित था और मथुरा शैली उत्तर मध्य में प्रचलित था और अमरावती शैली जो दक्षिण भारत में प्रचलित था। मौर्योत्तर काल की भाषा के बारे में बात करें तो मौर्योत्तर काल की भाषा संस्कृत और प्राकृतिक भाषा का विकास हुआ था। और आगे जानते हैं मौर्योत्तर काल के
विषय में जानकारी। मौर्योत्तर काल के वंशों में शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, साथ ही साथ शक, कुषाण सभी आते हैं। आइए जानते हैं मौर्योत्तर काल के अर्थव्यवस्था के बारे में। प्रथम शताब्दी में ग्रीक नाविक जो कि था हिप्पलस ने मानसूनी हवाओं की खोज किया, जिससे कि भारत के साथ समुद्री व्यापार में वृद्धि हुआ। मौर्योत्तर काल में आइए जानते हैं अर्थव्यवस्था जो है, व्यापार व्यवसाय जो है कैसे होता था। तो व्यापार व्यवसाय का संचालन जो है नियंत्रण व्यापारी वर्ग और शिल्पी वर्ग के संघों द्वारा होता था। व्यापारी शिल्पी संघों को श्रेणी के नाम से जाना जाता था और श्रेणी का प्रमुख जो होता था वह ज्येष्ठ या श्रेष्ठी कहते थे। मौर्योत्तर काल में श्रेणियाँ बैंक का काम करती थी। मौर्योत्तर काल के आइए बात करते हैं बंदरगाह के बारे में। तो पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह था जो बंगाल में पड़ता है, अरिकमेडु बंदरगाह पांडिचेरी में पड़ता है, कावेरीपट्टनम तमिलनाडु में पड़ता है। पश्चिमी तट के बंदरगाह में बारबरिकम जो सिंध में पड़ता है और बेरी गाजा जो कि गुजरात में है, भड़ौच जिले में है। तो ये था हमारा मौर्योत्तर काल का यमन राज्य में हिंदू यूनानी शक कुषाण के बारे में जानकारी। हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।